दिल्ली एयरपोर्ट। बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फोर्स एयरपोर्ट को घेरे, किसी को पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाहर लेकर निकल रही थी। मीडिया, रिपोर्टर और कुछ स्पॉटलाइट्स वालों की नजर जैसे ही गार्ड्स के प्रोटेक्शन फोर्स पर पड़ी, सभी उस एक शख्स की झलक के लिए तिलमिला उठे। पर इतने वेल ट्रेन गार्ड्स के होते, भला उस शख्स की परछाई को भी कोई छू सकता था भला? एयरपोर्ट के बाहर एक पोर्श कार को 2-3 मर्सिडीज पूरी सावधानी से घेर कर खड़ी थी। बॉडीगार्ड्स प्रोफेशनली एक लाइन में खड़े हो गए। वही वो आदमी बेहद एटीट्यूड के साथ अपने आंखों से शेड्स हटाकर कार में बैठ गया। उसके बैठते ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती कार में बैठा वो शख्स अचानक अपने टैब में देखते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट मुस्कुराया। इस वक्त पूरे इंडिया के न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही शख्स छाया हुआ था, एशियन किंग द अर्श जैन। वो आज पूरे 10 साल बाद इंडिया लौट कर आया था। अर्श स्क्रीन पर फ्लैश होती न्यूज से ऊबकर टैब स्क्रीन लॉक कर ऑफ कर देता है। उसने धीरे से स्क्रीन को टच किया तो स्क्रीन पर सेट वॉलपेपर देख उसके होठों पर बेशुमार मोहब्बत से भरी मुस्कुराहट खिल गई। आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लिए वो स्क्रीन को छूकर फुसफुसाया, आई मिस्ड यू लिटिल रैबिट, आई एम बैक ओनली फॉर यू। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट होकर बजा। अर्श को समझने में देर नहीं हुई। उसने फोन अनलॉक किया। उसने ईवान के सेंड किए मैसेजेस को गौर से देखा। ईवान अर्श का पीए था। तब से, जब से शायद अर्श ने अपने आप को संभाला था। उसके हाथ में दबा फोन अचानक बजा। कॉल ईवान का था, इसलिए बिना देरी के अर्श ने कॉल रिसीव कर फोन अपने कान से सटाया। ईवान जल्दी से अर्श को ग्रीट कर बोला, गुड आफ्टरनून बॉस। जैसा आपने कहा था वैसे ही हमने उनके पीछे अपने गार्ड्स लगा दिए हैं। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको सेंड कर दी है। और हाँ, एक बात और पता चली है, वो इस वक्त जॉब ढूंढ रही है। ईवान के खामोश होते ही अर्श गहरी आवाज में बोला, मुझे बताना होगा या तुम खुद कर लोगे? ईवान धीरे से मुस्कुराया, डोंट वरी बॉस। उसके इतना कहते ही कॉल उसके मुंह पर कटा। इधर ईवान ने अपना फोन घूरा। क्या इंसान है ये आदमी! एक ये है और एक इसका भाई। दोनों किसी दिन मिलकर मेरा रांची मेंटल असाइलम में रूम बुक करवा के मानेंगे। ओ गॉड, प्लीज सेव मी। फिर थोड़ा रुक कर उसने सोचा, नो नो प्लीज लिटिल रैबिट, तुम जल्दी से आओ और हमें बचाओ प्लीज। एक लास्ट ऑप्शन तुम ही हो हमारी। तभी उसे अर्श की बात याद आई। ईवान में फौरन अपना फोन घुमाया। कॉल की कुछ ही रिंग में कॉल अटेंड हुआ। दूसरी तरफ से मरी हुई अलसाई आवाज में कोई बोला, कौन है यार, सोने भी दो, सुबह बात करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। वो जैसे ही कॉल कट करने को हुआ वैसे ही ईवान में गुर्राया, जस्ट शट अप इडियट। तुम इस टाइम अपने खानदान को बेचकर सो रहे हो और वो यहां आ चुका है। ईवान के मुंह से वो आ चुका है सुन, क्रिश बेड से धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा। उसकी नींद जैसे हवा हो गई। क्रिश करहाकर हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? वो आ गया? पर वो इसके आगे बोलता उससे पहले ही ईवान ने उसे बीच में टोककर जवाब दिया, क्योंकि वो मिल गई हैं। ये सुनकर क्रिश के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो बदहवास सा बड़बड़ाया, सच? सच में? अचानक उसके चेहरे के भाव बदले। वो एकदम से खुश होकर चिल्लाया, मतलब अब हमारा अर्श वापस से बचपन वाला अर्श बन जाएगा? मतलब वो अर्श जैन से हम सब का अर्श बन जाएगा? ईवान क्रिश की बात सुन मुस्कुराया, शायद हाँ। और फिर थोड़ा खींच कर बोला, बेवकूफ आदमी, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें फोन किया था वो तो सुनो पहले, वरना लिटिल रैबिट डायरेक्ट हम दोनों के फ्यूनरल पर आएगी। क्रिश भी चिढ़कर बोला, हाँ तो बोलो ना, क्या काम है? खुद तो इधर उधर की बातों में मुझे उलझा के रखा और उल्टा मुझे ही अर्श की धमकी दे रहे हो। ईवान कृषव की बात सुन अपने फोन को कंखियों से तीखी नजरों से घूरा। वाकई, अगर वो उसके सामने होता तो उसके दांत तोड़ चुका होता।
उसने अपना सिर झटका और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अर्श चाहता है वो खुद उसके पास चलकर आए। कृषव वापस अपने बेड पर लेटकर बेहद अफसोस से बोला, यार इवान, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर तू चिंता मत कर। होता है, होता है। हम सब तेरे लिए अर्श से बात करेंगे। इवान उसकी बात सुन कंफ्यूज्ड होकर बोला, पर बात किस बारे में करनी है? कृषव झट से बोला, अरे, क्योंकि अर्श तुझे जॉब से जो बाहर निकाल रहा है। उसने अपनी हंसी दबाई। ये सुन इवान का मन हुआ उसका सिर कहीं दे मारे। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम बेवकूफ आदमी! भगवान जब दिमाग बांट रहे थे तो तुम कहाँ चरने गए थे? कृषव भी अब इवान की बातों से उस पर चढ़ गया। मैंने क्या किया? मैं तो बस वही कर रहा हूं जो तुमने कहा। और हाँ, मैं पहले ही तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता दूं, मेरे पास काफी अच्छा ह्यूमन सेंस है। ऐसे ही मैं अर्श जैन द एशियन किंग का पर्सनल हैकर नहीं हूं, समझे? एंड वन मोर थिंग, बाजवा कंपनी का सीईओ भी मैं ऐसे ही नहीं बना। ये सब कहते हुए कृषव घमंड से खुद पर इतराया। वही इवान उसकी बकवास सुन जल्दी से बोला, हाँ हाँ, हम सबको पता है तुम में कितनी काबिलियत है। अब प्लीज बिग बॉस का काम जल्दी पूरा करो। और हाँ, अपने कान खोल कर सुनो, दादी और दादाजी ने हम सबको आज शाम पैलेस बुलाया है। कृषव एटीट्यूड में बोला, ओके ब्रो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा और मैं टाइम पर पैलेस भी पहुंच जाऊंगा। इवान बस बोलकर कॉल कट कर दिया। अचानक उसे अपने पीछे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो पीछे मुड़ा। जैसे ही उसने पीछे दिखा, उसने अपना सिर पीट लिया। ओ गॉड, कैसे नमूने बॉस और असिस्टेंट है। वो फौरन उनकी ओर बढ़ा। अर्श का छोटा भाई श्रेयांश और उसके छोटे चाचू का बेटा निहित जंगली कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। ये तो जहमत थी कि इवान का केबिन साउंड प्रूफ था, जिससे दोनों की आवाजें बाहर स्टाफ को सुनाई नहीं दे सकती थी। इवान अपना एक हाथ पैंट के पॉकेट में हाथ डाल, दूसरे हाथ से अपने फोन को कान के पास लाकर बोला, यस बिग बॉस। क्या आप यहाँ आ रहे हैं? ओके बॉस। और फोन कटकर पॉकेट में रखा। सिर उठाकर सामने श्रेयांश और निहित को देखा, जो अपनी लड़ाई भूलकर हैरानी से उसी को देख रहे थे। दोनों इवान के पास आकर एक साथ एक ही सुर में चिल्लाए, क्या कहा तुमने? भाई अभी यहाँ आ रहे हैं। दोनों के ऐसे चिल्लाने से इवान अपने कान बनकर दोनों को इग्नोर करता हुआ अपनी चेयर पर आ बैठा। हाँ, अर्श यहाँ आ रहा है। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम? उसने अपनी आईब्रॉज उचकाकर उन दोनों से पूछा। दोनों उसके पास आए। अरे नहीं नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? श्रेयांश ने बेहद चालाकी से इवान की चापलूसी कर पूछा। वैसे भाई आ कब रहे हैं? इवान ने अपने होठों को थोड़ा दबाकर कहा, बस यही कही, 5 या 10 मिनट में। और फिर अनजान बनते हुए पूछा, वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ? वो अपने डोर की तरफ इशारा करता है, जहाँ कुछ वक्त पहले वो दोनों ही जंगली कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। निहित अपनी बत्ती सी दिखाकर इवान की चेयर के हैंडल पर बैठ उसके कंधों को हल्का हल्का मसाज करने लगा। अरे कुछ नहीं इवान भाई, हम दोनों तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। उसने श्रेयांश को आंखें दिखाईं, जैसे बोल रहा हो, अगर अर्श भाई से बचना है तो यहाँ आकर यमराज के दूत को मनाओ। श्रेयांश भी निहित का इशारा समझ गया। बिना किसी देरी के उसने भी जल्दी से इवान की टेबल पर बैठकर उसके हाथों को अपने कंधों पर रख दबाते हुए पूछा, अरे हाँ, हम दोनों तो बस ऐसे ही बोर हो रहे थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी मस्ती मजाक कर ली जाए। उसने छोटे बच्चे की तरह अपने दांत दिखा दिए। इवान भी दोनों की चापलूसी बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा था। उसे दोनों की हरकतों पर हंसी आई, पर वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना लाकर बोला, वैसे तुम दोनों को बता दूं तो वो यहाँ आकर अपनी कंपनी के सारे शेयर मेंबर्स और एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करने वाला है। तो तुम दोनों भी मीटिंग की तैयारी कर लो। जैसे ही दोनों ने ये सुना, दोनों के प्राण सूख गए। आज साक्षात यमराज उनसे मीटिंग करने वाले थे। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे एक पल में उनकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो।
दोनों बिना देरी किए वहां से अपने सिर पर पैर रखकर भागे। उन्हें देख इवान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। वो खुलकर हंसा ही था कि तभी अर्श का कॉल आया।